देखिए अगला टॉपिक है आपका फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ठीक, इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि लॉरेंट बल क्या होता है। तो लॉरेंट बल का जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था वेक्टर F इक्वल्स टू Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक, ये लॉरेंट बल का आपने फार्मूला पढ़ा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप समझ लीजिए, और यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, धारावाही चालक रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब ये यहाँ पे रखा जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करने के लिए आप इसको क्या करोगे, किसी ना किसी बैटरी से जोड़ोगे। ठीक है ना, और जब आप इसको किसी बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी जोड़ने के बाद क्या होता है कि उसके एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर जाते हैं, दूसरे सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर से बाहर आ जाते हैं। यानी कि अगर बात की जाए कि उस कंडक्टर पर नेट चार्ज कितना है, तो आंसर ये निकल के आएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ जाएंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर इस फार्मूले में वेक्टर ई जीरो हो जाने के बाद जो भी फोर्स बचेगा वो कौन सा बचेगा? केवल मैग्नेटिक फोर्स बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब धारावाही चालक है, जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि कैपिटल एल है। कितनी है? कैपिटल एल है। लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। कैपिटल एल। ठीक, तो दूसरी चीज हमारे पास हो गई करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि धारावाही चालक। ठीक, की लंबाई हमने मान ली कैपिटल है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं लेंथ। लेंथ कितनी है? कैपिटल एल है। ठीक, उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये कैपिटल ए है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक, उसके बाद
ये तीन चीजें हमको पता चली। अब आप एक चीज और जानते होंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो होती है उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक। हम ये मान लेते हैं विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन चूंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है, तो इस कंडक्टर में भी तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। हम मान लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम number of electron is equals to small n। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन है, ठीक। अब मान लीजिए कि इसका यूनिट वैल्यू कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू एरिया, यानी लंबाई गुणे क्षेत्रफल, ठीक। ये फार्मूला आपका पढ़ा हुआ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू n इंटू ए इंटू एल, ठीक। तो अब हमें यह पता चल गया कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए, जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और उस समय उनकी जो वेलोसिटी होती है, यानी वेग जो होता है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। और ये माना जाता है कि सबका जो एवरेज वेग है वो vd ही होता है, यानी एवरेज वेलोसिटी vd होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू vd। एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ठीक। अब एक जब Q बराबर कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी vd हो गई, ठीक। अब हम फार्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है, चूंकि फार्मूला क्या है? F इक्वल्स टू Q vd और b। यहाँ हम ये मान लेते हैं कि vd इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब जो अनुगमन वेग है वो 90 डिग्री के एंगल पर है b से, मतलब ऐसे है, ठीक। अब देखिए Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा आपका जितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, यानी कि हो जाएगा Q इक्वल्स टू n e a l v d और b, ठीक। क्या हो जाएगा? v d b। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था करंट कैरिंग उसमें कि I इक्वल्स टू, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर n e a v d, इसको एक साथ ले लीजिए, और l इंटू बी को एक साथ ले लीजिए, f यहाँ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? f इक्वल्स टू I इंटू बी इंटू एल। अच्छा, अगर हम ये ना माने कि VD परपेंडिकुलर B है, तो मिटा देते हैं इसको, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, ठीक। और ये एंगल अगर थीटा हो तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक। तो इसलिए इनके बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा साइन थीटा आएगा, तो वो साइन थीटा भी यहाँ पर चलेगा,
तो वो साइन थीटा यहाँ पर भी चलेगा। अब आपको पता है कि आई जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एफ है, बी है और एल है। तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ इक्वल्स टू आई को हम ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ये आपका आ गया फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने ये पढ़ लिया कि किसी धारावाही चालक यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है जिसका फार्मूला हमने निकाला F इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट वेक्टर L इंटू वेक्टर B निकाला। अब आपको तो पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और यहाँ पर वो दो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर L और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमको मिल रही है। तो हमें अगर ये निकालना हो कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक पर जो फोर्स यानी बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दाएं हाथ राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। देखिए पहले हम रूल पढ़ लेते हैं, फिर उस पर डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होगा। इफ वी ओपन अवर राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, आप भी अपना राइट हैंड लीजिए। अगर हम अपने राइट हैंड को ऐसे खोल दें, ठीक, फैला दें, इफ वी ओपन अवर राइट हैंड सच दैट थंब यानी अंगूठा ऐसे, ठीक, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। तो आपको ऐसा रखना है कि इसके परपेंडिकुलर ही हो, ऐसे पूरा खोलना है, ठीक, ऐसे ऐसे खोलना है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एंड फिंगर्स आर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब अगर ये अंगूठा आपका करंट की डायरेक्शन बता रहा है और ये उंगलियां आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर ऐसे लगेगा, ठीक, इस तरह ऐसे लगेगा। वहाँ अंगूठा धारा आई की दिशा में तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल वेक्टर है हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगेगा। तो ये समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिधर ये है उस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक, तो ऐसे करंट इस तरफ बह रहा है जिधर हमारा अंगूठा है, और हमने फैलाया और वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है। तो एक मिनट, ठीक, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया आपका, ये ऐसे रखा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी उंगलियों की तरफ है, इस तरह। तो जो फोर्स होगा वो इस तरह ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, यही ये रूल कह रहा है। अच्छा सपोज कीजिए कि अगर ये ऐसे होता, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होता, तो ये ऐसे होता, तो उंगली बाहर की ओर हो जाती, ऐसे, तो आपका फोर्स भी नीचे की ओर हो जाता, ठीक, फोर्स भी नीचे की ओर हो जाता। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।